सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम वापस से देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए ही। तो इमेजिन इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ a particle executing simple harmonic motion is given as y is equals to a sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, साथ में कुछ और भी बातें, हियर x is measured in length and t is measured in time। अगर x को मेजर किया जाता है लेंथ में एंड t को मेजर किया जाता है टाइम में, तब यहां पर क्या होगा? तब देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर k एंड ओमेगा। ठीक, तब k एंड ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहां पर बताना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे कि देखो, ये अगेन हमें एक गिवन इक्वेशन है। अगर एक गिवन इक्वेशन हमें है, दैट मीन्स वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, मीन्स होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होगी। तो साफ है कि y की जो डायमेंशंस हैं वो इस पूरे a sin kx माइनस ओमेगा टी इस पूरे टर्म के बराबर होगी, राइट? अब यहां पर साइन फंक्शन हमें यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। साइन फंक्शन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा होता है? डायमेंशनलेस। दैट मीन्स y की डायमेंशन किसके बराबर हुई? a की डायमेंशन के बराबर। तो अगर हमसे, ऑल द क्वेश्चन में a की डायमेंशन पूछी नहीं है, अगर हमसे a की डायमेंशन पूछी जाए तो वो कितनी आ जाएगी? दैट a की डायमेंशन इज इक्वल्स टू y, और y कौन है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। दैट मीन्स l के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया k एंड ओमेगा की डायमेंशन बताओ। k एंड ओमेगा कहां पर है? ये साइन के अंदर रखे हुए, राइट? अब जैसा कि आप जानते हो, साइन एक्स या साइन थीटा या कोस एक्स कोस थीटा, जो भी हो, ये थीटा एंड एक्स ये क्या होते हैं? ये खुद एंगल्स होते हैं। एंगल्स हैं, इसका मतलब k इंटू एक्स खुद भी एक एंगल हुआ, माइनस ओमेगा इंटू टी ये भी खुद भी एक एंगल हुआ। इसका मतलब के एक्स इज डायमेंशनलेस एंड ऑल्सो ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस। अगर ऐसी कंडीशन रही तो k बाहर आ जाएगा और x का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट मीन्स l विल बी इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो k कितना आ गया? यहाँ से k आ गया हमारे पास m0 l माइनस 1 t0 एंड t कितना आ गया यहाँ से? सॉरी, t नहीं, यहां पर अगर हम देखें तो ओमेगा बाहर इंटू टी, और टी का क्या हो जाएगा? कैपिटल टी इज इक्वल्स टू m0 l0 t0। तो यहां से ओमेगा, दैट मीन्स m0 l0 एंड t माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। ठीक, तो हम यहाँ पर किसी भी तरह की इक्वेशन जो भी आपको दी जाएगी, इन सभी में डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन का यूज करके कोई भी हिडन वेरिएबल या अननोन वेरिएबल की डायमेंशंस पता कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बुक में इजीली मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी एन अनदर क्वेश्चन ऑफ अनदर टाइप। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ एन इक्वेशन गिवन एज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as देन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन के लिए ये पूछा जाएगा सिर्फ कि वो डायमेंशनली सही है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी
होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड ही होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन होमोजेनिटी प्रिंसिपल। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, दैट मीन्स हमें ये देखना होगा कि इस इक्वेशन में दिखने वाले सभी टर्म्स जो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या कंपेयर हो रहे हैं, मतलब इक्वेट हो रहे हैं, उन सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। सो पहला टर्म हमारे पास है यहाँ पर v स्क्वायर। v क्या है? तो v इज फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर ऑल इट्स अ वेलोसिटी, तो lt माइनस वन v के लिए रखा जाएगा और उसका स्क्वायर है, तो हमारे पास l स्क्वायर t माइनस टू रहेगा। सेकेंड टर्म है u स्क्वायर, तो u स्क्वायर दैट विल बी अगेन lt माइनस वन whole square is equals to L square t minus 2, right? Now for the situation 2as is the last term जिसमें ये 2 is numerically appeared value in equation। तो इसका क्या होगा? अगर कुछ नहीं गिवन है तो ये 2 एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी माना जाएगा, यानी इसके लिए हमें कुछ नहीं लिखना, बचता है a। A is acceleration, that means LT minus 2, and S is displacement, that means L again. So कितना हो जाएगा हमारे पास? L square T minus 2। और इस तरह से हमने इस इक्वेशन में गिवन तीनों टर्म्स की डायमेंशनल वैल्यूज कैलकुलेट की है। अब इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखो, तीनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इज इट सेम और नॉट? If it is same, then the equation is dimensionally correct. If it is not same for all three terms, then the equation is dimensionally incorrect. तो यहाँ पर देखने में साफ साफ पता लग रहा है कि तीनों इक्वेशन, तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। दैट मीन्स क्या कहेंगे हम? गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ठीक, साथ में इन क्वेश्चंस के हिसाब से या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हमें एक और पॉइंट के बारे में डिटेलिंग में देखना चाहिए या उसको एज अ नोट पॉइंट लिखकर याद रखना चाहिए। एक स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। किस तरह का स्टेटमेंट? स्टेटमेंट होगा इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ एन इक्वेशन is dimensionally correct, then it may or may not be physically correct। ठीक, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट इफ एन इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट देन इट विल बी, या लिखना चाहिए मुझे, इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो एक इक्वेशन के डायमेंशनली करेक्ट होने से हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं। बट इफ अ गिवन इक्वेशन इज एक्चुअल इक्वेशन, यानी करेक्ट इक्वेशन है, आपने कहीं से डराइव की है, तो इट हैज टू बी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर वो एक नॉन फॉर्मूला है, जैसे ये इक्वेशन जो क्वेश्चन हमने किया था, इफ इट वाज नॉन फॉर्मूला, भाई ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हमारी पढ़ी हुई थी, तो टेक्निकली हमें इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी। हमें देखते ही इस क्वेश्चन के लिए आंसर मार्क करना होगा कि यस दिस इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट। व्हाई? क्योंकि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, हमने पढ़ी है, हमने कई जगह पर इसका यूज किया है। बट अगर कोई इक्वेशन एक अननोन इक्वेशन है, तब हमें उसका चेक करना पड़ेगा, सभी टर्म्स के लिए उसके डायमेंशनल वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, तब ही वो इक्वेशन कैसी होगी, तभी वो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट आई, तभी आप इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट कहें। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं भी आपके सामने दिखा रहा हूं, ये जेईई मेन 2016 का जो ऑनलाइन वाला पेपर हुआ था, उसके पेपर 2 में ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है। राइट, तो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। A, B, C and D are 4 different physical quantity having different dimensions। ध्यान रहे, इन सभी क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैसी है? डिफरेंट। राइट, नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशनलेस नहीं है। बट वी नो दैट द इक्वेशन AD इज इक्वल्स टू C ln BD की एक इक्वेशन भी इसके साथ में यहां पर दी हुई है।
विच होल्ड्स ट्रू, ये इक्वेशन सही है ऐसा हमें बताया गया, तो पीछे जो हमने नोट पॉइंट लिखा है उसका भी यूज किया जा सकता है। देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इनमें से कौन सा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है। मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं है मतलब कौन सी इक्वेशन या कौन सा टर्म जो हम लिख रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से गलत है, ऐसा लिखना लॉजिकल नहीं है। सो कैसे देखेंगे, तो पहले हमें जो बताया गया कुछ की पॉइंट्स कि ए बी सी डी चारों क्वांटिटीज की डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो हमें इन चारों को कहीं पर भी ना तो डायरेक्टली ऐड करना चाहिए ना ही डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर किसी में भी ऐसा किया गया है दैट मीन्स वहां पर वो टर्म गलत है, दैट मीन्स मीनिंगफुल नहीं है। ओके जैसे कि साफ साफ देखने पे पता लग रहा है जो फोर्थ वाला ऑप्शन है a माइनस सी, देख रहे हो बच्चों, तो यहां पर a c से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स a और c की डायमेंशन सेम होनी चाहिए थी, बट गिवन डाटा के हिसाब से इनकी डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो क्या हम a को c से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, दैट मीन्स ऐसा लिखना मीनिंगफुल नहीं है। तो ये तो हमें देखते ही पता लग गया। एक बार वेरिफिकेशन के लिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि उनका क्या होगा। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से क्या देखने के लिए मिलता है, हमें दिया गया है AD इज इक्वल्स टू CLN BD, राइट। अब इस गिवन इक्वेशन को कहा गया कि दिस होल्ड्स ट्रू, इसका मतलब ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है। डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन मींस LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर होगी। LHS में कौन है? सिर्फ AD, RHS में C भी है एंड LN BD भी है, तो RHS में सिर्फ कौन आएगा? सिर्फ C आएगा बच्चों। रीजन LN लोगरिथमिक फंक्शन, हमने एक कैटेगरी बनाई थी डायमेंशन लेस क्वांटिटी की, उसमें बताया गया था कोई भी लोगरिथमिक फंक्शन डायमेंशन लेस रहेगा, इसका मतलब LN BD इज डायमेंशन लेस एंड इसके साथ साथ खुद B इंटू डी ये वाला टर्म भी डायमेंशन लेस होगा। जब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन डायमेंशन लेस है तो आप उसको और क्या कह सकते हो कि B D का इनवर्स है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इफ BD इज अ डायमेंशन लेस टर्म दैट मीन्स B की डायमेंशन D की डायमेंशन के इनवर्स रहेगी, ठीक। AD इज इक्वल्स टू C तो है ही। अब यहां से ऐसी दो चीजें हमें पता लग जाती हैं, इन दोनों को क्लब भी किया जाए, जहां जरूरत पड़े आप D को क्या लिख सकते हो इसी के हिसाब से, दैट D विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन B। इस 1 अपॉन B को अगर मैं यहां पर रख दूं तो क्या मिलेगा? A D की जगह पर B इज इक्वल्स टू C, यानी A अपॉन B किसके बराबर हुआ? A अपॉन B C के बराबर हुआ। तो A अपॉन B C के बराबर हुआ, यानी जो थर्ड वाला ऑप्शन है दिस बीइंग मीनिंगफुल, ये एक मीनिंगफुल टर्म लिखा हुआ है, यानी नॉट अ मीनिंगफुल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे यहां पर हमें जो दिया हुआ है इसी इक्वेशन के हिसाब से क्या लिखा जा सकता है? कैंट आई राइट A इज इक्वल्स टू BC और A इज इक्वल्स टू BC। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन में जाएं तो ध्यान दे सकते हो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलता है? A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये भी क्या कह रहा है कि ऐसे लिखना भी मीनिंगफुल हुआ बिकॉज दोनों की डायमेंशंस बराबर हैं। तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आर मीनिंगफुल टर्म्स। अब चलते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें क्या मिलता है? C अपॉन BD माइनस AD स्क्वायर अपॉन C। अब ऐसी कंडीशन में C एंड BD, इसको अगर देखा जाए तो BD यहां पर क्या है कि BD डायमेंशन लेस है, यानी लेफ्ट हैंड वाली साइड सिर्फ कौन आया? अगर मैंने डायमेंशनली लिखा तो सिर्फ C मिला, जबकि राइट हैंड वाली साइड में A की जगह पर या A इंटू डी को अगर अलग कर लिया जाए तो क्या लिख सकता हूं? A इंटू डी अपॉन C। अब इसको कहां से देख सकते हैं हम? यहां से देखो, A इंटू डी किसके बराबर है? C के बराबर। तो A इंटू डी C के बराबर मीन्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या बचेगा राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड हमारे पास बचेगा सिर्फ डी। तो लेफ्ट वाला पार्ट सी, राइट वाला पार्ट डी। क्या ये डायमेंशनली सेम हुआ? नो। तो क्या हम इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट कहेंगे? नहीं। दैट मीन्स इट इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। तो ये ऑप्शन भी इसका सही हुआ। ऑल्दो जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट होना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से इसके ये दोनों आंसर सही हैं, तो बोनस रहा होगा उस समय पर ये क्वेश्चन।